वेलकम टू बायोलॉजी हब। और इस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक्सिस फॉर्मेशन इन एम्फीबिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो एम्फीबिया है उसके एग के टाइप के बारे में जानेंगे। तो एम्फीबिया में जो एग होगा वो होता है मेजोलेस्थल टाइप का। एम्फीबियम में मेजोलेस्थल एग प्रेजेंट होता है। मेजोलेस्थल का मतलब होता है ऐसा एग जिसमें मॉडरेट अमाउंट का यॉक हो, उसे मेजोलेस्थल एग कहा जाता है। तो जीनोपस लेविस या हम कहें एम्फीबिया, उसमें मेजोलेस्थल एग प्रेजेंट रहता है। दूसरी चीज़ आती है, चूँकि यहाँ पर एग का अमाउंट कैसा है, मॉडरेट है, इस वजह से क्लीवेज कैसा होता है, कंप्लीट होता है। मतलब कि यहाँ पर क्लीवेज होगा होलोब्लास्टिक और अनइक्वल डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज। तो यहाँ पर जो क्लीवेज का टाइप होता है वो होता है होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज, ठीक। जबकि एग कैसा होता है, मेजोलेस्थल एग होता है। अब जीनोपस लेविस में अगर किसी एक अनफर्टिलाइज्ड एग का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ एनिमल पोल होता है, एक होता है वेजिटल पोल, और यॉक मेनली कहाँ देखा जाता है, वेजिटल पोल की तरफ यॉक प्रेजेंट रहता है। एनिमल पोल की तरफ जो है स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं जिनसे आकर स्पर्म की बाइंडिंग होती है। और ये वेजिटल पोल है जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में यॉक प्रेजेंट रहता है। इसके साथ ही साथ एक अनफर्टिलाइज्ड एग में अगर आप साइटोसॉल को देखें तो बीच में होता है इनर साइटोसॉल, ठीक, बीच में इनर साइटोसॉल होता है। और किनारों पर ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो तरीके का देखने को मिलेगा। मतलब जैसे आप देख भी रहे हैं फिगर में कि एक तरफ का ये जो साइटोसॉल है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो कि एनिमल पोल की तरफ है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क इस वजह से होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, एनिमल कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड होता है। जबकि वेजिटल पोल की तरफ जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है वो अनपिगमेंटेड होता है। मतलब अगर आप यहाँ देखें भी तो ये जो वेजिटल पोल है इस जगह यहाँ पर ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है इसमें पिगमेंट का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि एनिमल पोल की तरफ मिलने वाले कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में है। तो ये अनपिगमेंटेड होता है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एक अनफर्टिलाइज्ड एग का, कहाँ पर, जीनोपस में। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ पर स्पर्म की बाइंडिंग होगी, देन स्पर्म की एंट्री देखी जाएगी, और जिसकी वजह से इस अनफर्टिलाइज्ड एग में कॉर्टिकल रोटेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जो इस अनफर्टिलाइज्ड एग को फर्टिलाइज्ड करेगा, और ये स्पर्म आकर बाइंड करेगा एनिमल पोल में अपने रिसेप्टर से। जैसे स्पर्म की बाइंडिंग होती है एनिमल पोल में प्रेजेंट जो इसके रिसेप्टर्स है वहाँ पर, तुरंत ही क्या होता है, यहाँ पर कॉर्टिकल रोटेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पर 30 डिग्री रोटेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये रोटेट करता है, कितना, 30 डिग्री रोटेट करेगा। और साथ ही साथ जहाँ पर स्पर्म की बाइंडिंग होती है वो फ्यूचर वेंट्रल साइड बनाती है। मतलब यहाँ से आगे जाकर माउथ का फॉर्मेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक अपोजिट, जहाँ पर वेंट्रल है उसके ठीक अपोजिट डॉर्सल का फॉर्मेशन होगा जो आगे जाकर एनएस में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर स्पर्म की बाइंडिंग या स्पर्म की जो एंट्री है उससे डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटरमाइन होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से ये डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटरमाइन हो रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत की कंडीशन अगर आप देखिए तो एक अनफर्टिलाइज्ड एग में हमने देखा कि एक एनिमल पोल था जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, वेजिटल पोल जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट का यॉक प्रेजेंट था। साथ ही साथ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि एनिमल पोल की तरफ जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, जबकि वेजिटल पोल की तरफ अनपिगमेंटेड होता है। साथ ही साथ वेजिटल पोल की तरफ यहाँ पर आपको कुछ वेसिकल्स देखने को मिलेंगी। ये जो वेसिकल्स होती हैं ये वेसिकल्स होती हैं डाइसेप्ड कंटेनिंग
वेसिकल्स, मतलब इसमें डाइसेप्ड जो प्रोटीन्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। साथ ही साथ जो हम लोग साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो इस साइटोप्लाज्म में, कंप्लीट साइटोप्लाज्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है बीटा कैटनिन। तो बीटा, इस स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये मान के चलिए कि ये मान लीजिए ये है बीटा कैटनिन। अब इस बीटा कैटनिन के साथ एक इनहिबिटर्स जुड़ा रहता है, ठीक। ये इनहिबिटर्स होता है GSK3, ये होता है GSK3। तो ये जो बीटा कैटनिन है ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में अगर आप देखिए तो इसके साथ कौन एसोसिएटेड है, GSK3, जो कि इसका इनहिबिटर्स है। और GSK3 की वजह से ये जो बीटा कैटनिन अभी है तो पूरे साइटोप्लाज्म में, पर कैसा है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, कॉर्टिकल रोटेशन होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, साइटोप्लाज्म में चेंज आता है। और वो चेंज क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कॉर्टिकल रोटेशन होता है, 30 डिग्री रोटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के समय, तो उससे होगा ये कि ये जो डाइसेप्ड कंटेनिंग जो वेसिकल्स हैं ये भी कहाँ पे पहुँच जाएंगी, ये भी रोटेट करके इस डॉर्सल साइड में प्रेजेंट हो जाएंगी जाके। अब ये जब डॉर्सल साइड में जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि यही वेसिकल्स आगे जाके जब बस्ट होंगी तो इनसे क्या होगा, जो डाइसेप्ड जो प्रोटीन्स है वो रिलीज होगी। साथ ही साथ इसमें GBP प्रोटीन्स है, WNT11 प्रोटीन्स हैं, वो भी वेसिकल्स में प्रेजेंट रहती हैं। GBP का मतलब होता है GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन्स, WNT11 प्रोटीन्स, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो वो प्रोटीन्स भी यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं। एक पॉइंट मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया, वो ये था कि जब कॉर्टिकल रोटेशन होती है तो उस दौरान ये जो आप काफ़ी डेंस पिगमेंटेड साइटोसॉल देख रहे हैं ये भी रोटेट करता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म तो इधर आ जाता है और ये जो DSH कंटेनिंग जो वेसिकल्स होती हैं ये इस साइड चली जाती हैं। तो इस कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से डॉर्सल साइड में एक ऐसा एरिया जनरेट हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा लेस पिगमेंटेड होता है, ठीक। इस रीजन को बोला जाता है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं इस रीजन को बोला जाता है ग्रे क्रिसेंट। ग्रे क्रिसेंट वो एरिया होता है जो कॉर्टिकल रोटेशन के बाद जनरेट होता है, जहाँ पर पिगमेंट का अमाउंट बहुत ही कम देखा जाता है, ठीक। इसे ग्रे क्रिसेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कॉर्टिकल रोटेशन हुआ तो उससे हुआ ये है कि ये जो DSH कंटेनिंग जो वेसिकल्स है ये भी कहाँ पे पहुँच गए, डॉर्सल साइड पे, जहाँ पर ग्रे क्रिसेंट बना था। आगे जाकर यही वेसिकल जो है ये बर्स्ट होंगी और इनमें जो भी प्रोटीन्स है वो रिलीज हो जाएगी। तो आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके देखने को ये मिलता है कि ये जो DSH कंटेनिंग जो वेसिकल्स होती हैं ये बर्स्ट होती हैं, ठीक। यहाँ पर ये वेसिकल्स देखिए ये बर्स्ट हुई और इनमें जो भी प्रोटीन्स थी वो बाहर की तरफ रिलीज हो गई। और इनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स थी इन वेसिकल्स में, मेन तो DSH थी, डाइसेप्ड थी, इसके साथ GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन्स थी और WNT11 था। ये तीनों के तीनों किसके इनहिबिटर्स होते हैं, ये तीनों ही होते हैं GSK3 के इनहिबिटर्स, जो क्या करते हैं यहाँ पर डॉर्सल साइड में जो बीटा कैटनिन को इनहिबिट करने वाला जो इनहिबिटर्स था GSK3 उसको ये इनहिबिट कर देते। आप देख रहे थे शुरुआत में क्या हो रहा था, बीटा कैटनिन कंप्लीट साइटोप्लाज्म में था, लेकिन क्योंकि वो इनएक्टिव इसलिए था क्योंकि उससे GSK3 बाइंड करे था, GSK3 उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करे था। लेकिन कॉर्टिकल रोटेशन के बाद जब ये DSH कंटेनिंग वेसिकल्स जब बर्स्ट होती हैं तो इनसे जब DSH प्रोटीन्स, GBP और WNT11 जब रिलीज होता है तो ये इनहिबिटर्स किसके हैं, GSK3 के। तो ऐसी कंडीशन में डॉर्सल साइड पे जो बीटा कैटनिन है वो कैसी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। डॉर्सल साइड पे बीटा कैटनिन स्टेबल हो गई, एक्टिव हो गई, लेकिन वेंट्रल साइड पे जो बीटा कैटनिन है वो अभी भी कैसी है, इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि वेंट्रल साइड पर इन प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इनका इफेक्ट वेंट्रल साइड पर भी पड़े, ठीक। तो इस वजह से वेंट्रल साइड पे जो बीटा कैटनिन है उसको अभी भी GSK3 इनहिबिट करे हुए है, जबकि डॉर्सल साइड पे DSH और GBP और WNT11 की वजह से GSK3 इनहिबिट हो चुका है। तो यहाँ पर बीटा कैटनिन स्टेबल हो गया। आगे जाके जब क्लीवेज स्टार्ट होगा तो ये बीटा कैटनिन जो है डॉर्सल साइड में बनने वाली सेल के न्यूक्लियस में इंटर कर जाएगी, जबकि वेंट्रल साइड पे जो बीटा कैटनिन है वो अभी भी कैसी है, इनहिबिटेड या इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में जब बीटा कैटनिन इन सेल न्यूक्लियाई के अंदर इंटर करती है तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके फंक्शन करती है
और ये आर्माडिलो जीन फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ये जाकर इसी बीटा कैटनिन की वजह से कुछ ऑर्गेनाइजर जीन जो है उनका एक्टिवेशन होता है, जिससे आगे जाकर जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर उसका फॉर्मेशन होता है। वो हम लोग आगे देखेंगे भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर सेंटर की। देखिए न्यूक्लियर सेंटर क्या होती है? डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ ब्लास्टुला which is capable of inducing organizer is called न्यूक्लियर सेंटर। न्यूक्लियर सेंटर में क्या होता है? डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल है ब्लास्टुला स्टेज की, जो क्या करती हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ये ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन को इंड्यूस करती हैं। ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो है उसके फॉर्मेशन को इंड्यूस करेंगे कि वो बने, और जहाँ से ऑर्गेनाइजर बनता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजर बनेगा वहीं से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। ये जो न्यूक्लियर सेंटर है इसके फॉर्मेशन में मेनली यहाँ पर जो मेसोडर्म और जो एंडोडर्म सेल है वो इन्वॉल्व होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर सेंटर। ठीक है, स्टेज 8 हुई तो हमने अभी पढ़ा कि डॉर्सल साइड पे बीटा कैटनिन स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि TSH कंटेनिंग वेसिकल्स यहाँ पे बर्स्ट हो जाती हैं, जिनकी इफेक्ट की वजह से GSK3 इनहिबिट हो जाता है, तब जाकर बीटा कैटनिन यहाँ पर स्टेबल होता है डॉर्सल साइड पे। जबकि बीटा कैटनिन का एक्सप्रेशन अगर हम लोग वेंट्रल साइड पे देखें तो वहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर GSK3 है जो उसको इनहिबिट करे हुए है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर और देखी जाती है कि यहाँ पर कुछ और मैटरनल फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं VAG1 VAG-T। मैटरनल फैक्टर्स वो जो कि मदर से पहले से डिपॉजिट किए गए हैं एग में। ठीक है, तो ये जो VAG1 और VAG-T आप देख रहे हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है वेस्टल पोल की तरफ देखा जाए। वेस्टल पोल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? VAG1 और VAG-T मैटरनल फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक T डोमेन प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं और आगे जाके ये एंडोडर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियर सेंटर बनने में मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है बीटा कैटनिन का। कैसे? देखिए, अगर हम लोग वेंट्रल साइड की बात करें तो इस जगह केवल कौन है? VAG1 है और VAG-T का ही एक्सप्रेशन हो रहा है। डॉर्सल साइड की बात करें तो यहाँ पर VAG1 और VAG-T के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है और वो है बीटा कैटनिन। तो जहाँ पर इन VAG1 VAG-T के साथ बीटा कैटनिन आ जाता है, उस जगह पर जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखा जाएगा। जबकि वो जगह अगर हम लोग वेंट्रल में देखें तो यहाँ पे XNR का मतलब होता है जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल लो होता है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा कैटनिन नहीं है। VAG1 VAG-T तो दोनों जगह है, वेंट्रल साइड में भी है, डॉर्सल साइड में भी है, पर मेन यहाँ पर एक रोल किसका आ रहा है? बीटा कैटनिन का। ठीक, तो बीटा कैटनिन अगर VAG1 VAG-T के साथ मिल गया तो ऐसी कंडीशन में XNR का एक्सप्रेशन हाई होगा, और जहाँ पे XNR का एक्सप्रेशन हाई होगा वहीं पे न्यूक्लियर सेंटर बनेगा। ये क्वेश्चन CSI और नेट में कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लियर सेंटर के फॉर्मेशन के लिए मेन जो फैक्टर है वो कौन सा है, तो वहाँ पर आपको कई सारे नाम दिए जाते हैं जिसमें बीटा कैटनिन भी होता है। इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर सेंटर में बीटा कैटनिन का आखिर इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्यों हम बीटा कैटनिन ही आंसर लगाते हैं वहाँ पर। ओके, तो बीटा कैटनिन क्यों है? क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि VAG1 VAG-T तो दोनों तरफ है। अगर VAG1 VAG-T रिस्पॉन्सिबल होते न्यूक्लियर सेंटर के फॉर्मेशन के लिए, तब तो फिर वेंट्रल साइड में भी न्यूक्लियर सेंटर बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डॉर्सल साइड में ही न्यूक्लियर सेंटर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ पर VAG1 VAG-T के साथ एक और फैक्टर्स है और वो है बीटा कैटनिन। इस वजह से जो डॉर्सल साइड है वहीं पर न्यूक्लियर सेंटर बन रहा है। ओके, तो मेन फैक्टर्स कौन सा हो गया जिसकी वजह से न्यूक्लियर सेंटर बन रहा है? बीटा कैटनिन। ओके, क्वेश्चन अगर आए तो आप आंसर बीटा कैटनिन लगाएं। हाई XNR का एक्सप्रेशन डॉर्सल साइड पे होगा, आगे जाके न्यूक्लियर सेंटर का फॉर्मेशन हो जाएगा मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल के कॉम्बिनेशन से, और जब आगे जाके यही जो न्यूक्लियर सेंटर है ये अपने ऊपर की जो सेल है उसको इंड्यूस करेगा ताकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन हो, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बने और आगे जाके गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है इसे ही बोला जाता है डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर, जहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है और यहाँ से कुछ डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स भी रिलीज किए जाते हैं। तो देखिए, ये वही चीज़ यहाँ पे फिगर में बताई गई है
जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल। ये जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है वो वेज 1 और वेज 2 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन डॉर्सल साइड पे वेज 1 वेज 2 के अलावा बीटा कैटनीन भी है, जिस वजह से डॉर्सल साइड में वेज 1 वेज 2 के साथ बीटा कैटनीन भी है। इस वजह से डॉर्सल साइड पे एक्सएनआर का एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हाई रहता है, और इसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर सेंटर बनेगा। फिर न्यूक्लियर सेंटर अपने ही ऊपर की जो सेल हैं उनको इंड्यूस करेगा ताकि वहाँ पे ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन हो सके। ये ऑर्गेनाइजर के इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर सेंटर। जब ऑर्गेनाइजर बन जाएगा तो फिर वहाँ से BMP4 और WN इनको इनहिबिट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स रिलीज की जाएंगी, कुछ सिक्रेटेड प्रोटीन्स रिलीज की जाएंगी जो इस BMP4 और जो WNT प्रोटीन्स है उसके एक्सप्रेशन को डॉर्सल साइड पे रोकेगी। जैसे अगर आप यहाँ पर इस रेड कलर से बताया गया है कि ये BMP और WNT है, लेकिन इतने पोर्शन में यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजर से दो तरीके के इनहिबिटर्स रिलीज किए जाते हैं, दो तरीके की प्रोटीन्स होती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो BMP को इनहिबिट करती हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो WNT को इनहिबिट करती हैं। इस वजह से इस जगह पर इस BMP और WNT का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन्स है जो BMP को इनहिबिट कर रही हैं और कौन सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो WNT को इनहिबिट कर रही हैं। ठीक, तो बीटा कैटनीन है, वेज 1 वेज 2 है। अगर ये दोनों आते हैं तो नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन हाई होगा, न्यूक्लियर सेंटर बनेगा और न्यूक्लियर सेंटर की वजह से फाइनली यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन किया जाएगा। लेकिन केवल अगर वेज 1 और वेज 2 हैं तो ऐसी कंडीशन में नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन लो होगा और फिर वो वेंट्रल मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इंजेक्शन ऑफ एक्सोजीनस बीटा कैटनीन इनटू वेंट्रल साइड ऑफ एम्ब्रियो इज सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म। ये है एक एग, ये है इसका डॉर्सल साइड हो गई, ये वेंट्रल साइड हो गई। ये बात कर रहे हैं कि एक्सोजीनस बीटा कैटनीन। एक्सोजीनस बीटा कैटनीन का मतलब होता है बाहर से बीटा कैटनीन को ला रहे हैं और वेंट्रल साइड में डाल रहे हैं। तो मान लीजिए ये बीटा कैटनीन, ठीक, ये बीटा कैटनीन है और ये कह रहे हैं कि आपने बीटा कैटनीन को लिया और वेंट्रल साइड पे डाल दिया, तो फिर एक सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। देखिए सेकेंडरी एक्सिस, कैसे सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा? देखिए बीटा कैटनीन हमें ये पता है, नॉर्मली बीटा कैटनीन का एक्सप्रेशन कहाँ होता है? डॉर्सल साइड पे। जहाँ पर बीटा कैटनीन होगा वहाँ पे न्यूक्लियर सेंटर बनेगा और जहाँ पर न्यूक्लियर सेंटर है वहाँ पर ऑर्गेनाइजर होगा। ठीक, और ऑर्गेनाइजर से क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली यहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट, लेकिन अगर आप वेंट्रल साइड में बीटा कैटनीन डाल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी तो न्यूक्लियर सेंटर बन जाएगा और यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, तो गैस्ट्रुलेशन यहाँ से भी तो स्टार्ट हो जाएगा। दोनों कंडीशन में मतलब दोनों साइड से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो रहा है। इधर से भी एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और वेंट्रल साइड से भी स्टार्ट हो गया। तो आगे जाके क्या होगा? यहाँ पर दो एम्ब्रियो बनेंगे जो आपस में जुड़े होंगे। इसी को बोला जाता है कि सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बीटा कैटनीन का अर्ली डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। वेंट्रल साइड है जहाँ पर बीटा कैटनीन कैसी है? इनएक्टिव है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर न्यूक्लियर सेंटर नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइजर नहीं बनेगा और ऑर्गेनाइजर से जो प्रोटीन्स रिलीज होनी चाहिए जो कि BMP और WNT की इनहिबिटर्स होती हैं वो प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं होंगी। तो फिर यहाँ पर BMP का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, WNT का भी एक्सप्रेशन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक सियामॉइस ट्विन जीन्स होता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसके साथ एक इनहिबिटर्स बाइंड करे रहता है, वो इनहिबिटर्स होता है TCF3। अगर बीटा कैटनीन होती तो बीटा कैटनीन इस TCF3 के साथ बाइंड कर जाती और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती, तो सियामॉइस और ट्विंस का एक्सप्रेशन हो जाता। लेकिन चूंकि वेंट्रल साइड है तो यहाँ पर बीटा कैटनीन है नहीं, इसलिए TCF3 एक्टिव है और वो सियामॉइस और ट्विंस जीन्स का एक्सप्रेशन को रोके हुए है। डॉर्सल साइड में चूंकि बीटा कैटनीन होती है तो वो जाकर इस सियामॉइस और ट्विंस से ये जो रिप्रेसर बाइंड है इनसे जाकर ये बीटा कैटनीन बाइंड कर जाएगी और बीटा कैटनीन जाकर इस TCF3 को इनहिबिट कर देगी। जब TCF3 इनहिबिट हो जाएगा तो सियामॉइस और ट्विंस कैसे हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे।
आगे जाके सियामास्टीन ये जो ट्विन जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, फर्दर प्रोटीन्स बनेगी, फिर ये प्रोटीन्स जाकर मिलेगी किसके साथ, नोडल के साथ और वेज वन के साथ जो कि टीजा बीटा फैमिली के मेंबर हैं। तो नोडल और वेज वन के साथ ये सियामाइड्स और ट्विन प्रोटीन्स मिलकर गूस स्क्वाड जीन्स का एक्सप्रेशन कराएंगे। गूस स्क्वाड जीन्स का जब एक्सप्रेशन होगा तो ये गूस स्क्वाड जीन्स जो और ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स हैं, ठीक, उनके जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तरीके फंक्शन करेगा। ये जो गूस स्क्वाड जीन्स है ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। किसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है नॉगिन का, कॉड्रिन का, फॉलिस्टेटिन का, मतलब प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से रिलीज होने वाली जो भी और सिक्रेटेड प्रोटीन्स हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तरीके गूस स्क्वाड फंक्शन करता है। तो गूस स्क्वाड जैसे ही प्रोटीन्स बनेगी तो अब वो जाकर नॉगिन, कॉड्रिन, फॉलिस्टेटिन इन सभी के जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगी, एमआरएनए बनेगा, फाइनली प्रोटीन्स बनेगी और इस तरीके से ये जो नॉगिन, कॉड्रिन, फॉलिस्टेटिन प्रोटीन्स हैं ये सिक्रेट की जाएंगी और इनकी मदद से बीएमपी के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब रोल आता है ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है ये क्या कर रहा है। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर वो साइट होती है जहाँ से गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट होता है। ठीक, साथ ही साथ इनसे जो रिलीज होने वाली जो प्रोटीन्स है उनकी मदद से मीजोडर्म का जो पोर्शन है उसको डॉर्सलाइज किया जाता है ताकि कॉर्डा मीजोडर्म बने। यही कॉर्डा मीजोडर्म आगे जाकर नोटोकार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो एंडोडर्म होती है उसको भी डॉर्सलाइज किया जाता है ताकि जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल टिश्यू है, उनका फॉर्मेशन। इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से बीएमपी एंटागोनिस्ट और WNT इनहिबिटर्स जो है उनको भी सिक्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके की प्रोटीन्स रिलीज होती हैं, कुछ बीएमपी को इनहिबिट करती हैं, कुछ WNT को इनहिबिट करती है। ठीक, तो ये कुछ फंक्शन होते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के। अब बात आती है प्रोटीन्स की। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो दो तरीके की प्रोटीन्स इसके थ्रू रिलीज की जाती है। कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके फंक्शन करती हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा और वो थी गूस स्क्वाड। तो गूस स्क्वाड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके फंक्शन कर रही थी, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेटिन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके फंक्शन कर रही है और ये भी किसका है, ऑर्गेनाइजर का ही, ऑर्गेनाइजर की ही प्रोटीन्स है। और कुछ सिक्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं। तो सिक्रेटेड प्रोटीन्स में कौन आ जाता है, सिक्रेटेड प्रोटीन्स में नॉगिन आ जाती है, कॉर्डिन आ जाती है, फॉलिस्टेटिन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन प्रोटीन्स को देखते हैं। सिक्रेटेड प्रोटीन्स जो ऑर्गेनाइजर से रिलीज होती हैं, डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर से जिनको रिलीज किया जाता है वो होती है कॉर्डिन, टिकऑफ, ADMP, फ्रिस्बी, नॉगिन, फॉलिस्टेटिन, सोनिक हेजॉक, सर्वेरस, नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स, जिसमें कॉर्डिन BMP इनहिबिटर्स होती है, नॉगिन BMP इनहिबिटर्स होती है, फॉलिस्टेटिन BMP इनहिबिटर्स होती है, टिकऑफ WNT इनहिबिटर्स होती है, फ्रिस्बी WNT इनहिबिटर्स होती है और इसके अलावा सर्वेरस भी WNT इनहिबिटर्स होता है। ये BMP इनहिबिटर्स होती हैं। तो अगर आप सिक्रेटेड प्रोटीन्स को देखिए तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो BMP को इनहिबिट कर रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो WNT को इनहिबिट कर रही हैं। सेकेंड जो टाइप की जो प्रोटीन्स यहाँ रिलीज होती है इससे ऑर्गेनाइजर से वो होती है न्यूक्लियर प्रोटीन, जिसमें अभी हमने गूस स्क्वाड के रोल के बारे में पढ़ा भी था। इसके साथ ही साथ X-Lime1 है, X0 है, OTX2 है, XFD1 है, ठीक, XANF1 है। इसके अलावा HNF-Fc बीटा रिलेटेड प्रोटीन्स। हम अब इन प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि ये प्रोटीन्स कौन से फंक्शन करती हैं। तो सबसे पहले रोल देखेंगे हम लोग नॉगिन का और कॉर्डिन का। ठीक है, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेटिन, नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स ये होती हैं BMP इनहिबिटर्स। सभी का काम होता है BMP के एक्सप्रेशन को रोकना। डोर्सल साइड पे जो एक्टोडर्म और मेजोडर्म है वहाँ पर BMP का एक्सप्रेशन ना हो। ठीक है, तो ये BMP एंटागोनिस्ट है, ये BMP के एक्सप्रेशन को रोकेंगी, ये डायरेक्टली जाकर BMP से बाइंड करेंगी। ठीक, और BMP की जो रिसेप्टर से जो बाइंडिंग है उसको रोक देंगी। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर एक 1 सेल स्टेज एम्ब्रियो था, उन्होंने इसे
यूवी इरेडिकेटेड किया। तो ऐसी कंडीशन में आप जब यूवी लाइट डालेंगे तो जितने भी डीएनए जो थे वो सारे डैमेज हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, जब डीएनए डैमेज होगा तो आगे जो प्रोटीन्स बननी चाहिए थी वो तो बनी नहीं। तो अब अगर यहाँ पर इस 1 सेल यूवी इरेडिएटेड एम्ब्रियो में अगर आप देखिए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डीएनए नहीं है, जीन नहीं है जिससे कोई प्रोटीन्स बन सके। फिर आपने क्या किया, इसमें आपने नॉगिन को इंसर्ट कर दिया। तो देखने को ये मिलता है कि जब हम नॉगिन को इंसर्ट करते हैं तो एक कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे ये चीज़ पता लगी कि केवल और केवल नॉगिन जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है। भले कोई और प्रोटीन्स हो या ना हो, लेकिन केवल अगर नॉगिन है तो भी यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नॉगिन क्या करता है, डॉर्सल एक्टोडर्म को न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करता है। ये तो सारे जो ये बीएमपी इनहिबिटर्स हैं या जो डब्ल्यूएटी इनहिबिटर्स हैं, इन सभी का यही रोल मेनली देखने को मिलता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक एम्ब्रियो था, ये इसकी वेंट्रल, ये डॉर्सल साइड थी। डॉर्सल साइड पे नॉर्मली नॉगिन, कॉर्टिन, फॉलिस्टेटिन होते ही हैं। आपने वेंट्रल साइड पर भी नॉगिन को इंसर्ट कर दिया तो इधर से भी डॉर्सल लिप का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इधर से भी मतलब गैस्ट्रुलेशन इस साइड से भी स्टार्ट हो गया, यहाँ से भी स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी एक्सेस फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, बात वही है। अगर आप वेंट्रल साइड पे बीटा कैक्टिन को इंसर्ट कर दीजिए, अगर आप वेंट्रल साइड पे डाइसेप्ट को इंसर्ट कर दीजिए, ठीक, डाइसेप्ट अगर इंटर होगा तो उस केस में GSK3 इनबिट हो जाएगा, बीटा कैक्टिन एक्टिव हो जाएगी। ठीक, या आप ये कहिए कि वेंट्रल साइड पे हमने बीटा कैक्टिन को इंसर्ट कर दिया, या आपने नॉगिन, कॉर्टिन, फॉलिस्टेटिन इनमें से किसी एक प्रोटीन्स को इंसर्ट कर दिया, तो ओवरऑल सबका रिजल्ट एक ही आता है कि सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक, क्योंकि अगर बीटा कैटनिन होगा तो न्यूक्लिक सेंटर बनेगा, न्यूक्लिक सेंटर बनेगा तो वो ऑर्गेनाइजर को बनाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजर बन गया तो उससे नॉगिन, कॉर्टिन, फॉलिस्टेटिन बन जाएंगे। फाइनली सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और प्रोसेस स्टार्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है फॉलिस्टेटिन। तो फॉलिस्टेटिन बीएमपी को इनविट करेगी, साथ ही साथ बीएमपी का जो होमोलॉग है एक्टिविन, उसको भी इनविट करती है। अब एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसे बोला जाता है स्पीमैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पीमैन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पर 2 एम्ब्रियो उन्होंने लिए और एक को इन्होंने इस तरीके से अलग किया और एक को इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया। मतलब फर्स्ट एम्ब्रियो को इन्होंने पैरेलल इन्होंने अलग करा और सेकेंड को उन्होंने परपेंडिकुलर अलग किया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखें, 2 पार्ट जनरेट हुए, एक ये जनरेट हुआ, दूसरा ये जनरेट हुआ। यहाँ पर एक पार्ट ये जनरेट हुआ, दूसरा ये जनरेट हुआ। इसमें हुआ क्या, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट ए केस की बात करें तो इसमें क्या है, चाहे फर्स्ट पार्ट हो या सेकेंड पार्ट हो, इसमें भी ये ग्रे क्रिसेंट आ रहा हो और इसमें भी ग्रे क्रिसेंट आ रहा है। ठीक, यही ग्रे क्रिसेंट जो है आगे जाके यहीं पे जो ऑर्गेनाइजर है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इसके जो दोनों पोर्शन हुए, पहले और दूसरे, दोनों से एक नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। इससे भी नॉर्मल बना, इससे भी नॉर्मल बना। बी के केस में क्या हुआ कि जब इन्होंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया तो एक पोर्शन ये जनरेट हुआ, दूसरा ये जनरेट हुआ। अब फर्स्ट वाले पोर्शन में देखिए तो यहाँ पर केवल इतना पोर्शन आ रहा है जिसमें कहीं पर भी ग्रे क्रिसेंट नहीं है, लेकिन दूसरे साइड में अगर आप देखो तो दूसरे पोर्शन में ग्रे क्रिसेंट है। तो दूसरे वाले पोर्शन से तो एक नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया, लेकिन पहले वाले से अगर आप देखो जो फर्स्ट पोर्शन है तो ये क्या है, ये तो वेंट्रल साइड ही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बेली पीस जनरेट हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इस पर मैंने किया था और इसके बेसिस पे इन्होंने डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर की इंपॉर्टेंस बताई थी कि ग्रे क्रिसेंट का होना या डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर का होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके एक नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसीलिए आगे जाकर डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर को स्पीमैन ऑर्गेनाइजर बोलने लगे थे, एक नाम दे दिया गया था। फिर स्पीमैन ने मैनगोल्ड के साथ मिलकर एक और एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर उन्होंने जो डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर है उसके इम्पॉर्टेंट रोल को देखा कि हाँ, मेन अगर फैक्टर्स यहाँ पर है वो डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर ही है। अगर आप डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर को ही वेंट्रल साइड पे उठाकर रख देते हो तो ऐसी कंडीशन में एक नया एम्ब्रियो बन जाता है, जो इन्होंने यहाँ पर किया था। एक न्यूट स्पीसीज 1 थी, एक न्यूट स्पीसीज 2 थी। ठीक, इन्होंने यहाँ से डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर स्पीसीज 1 का डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर लिया और स्पीसीज 2 के वेंट्रल साइड पे ट्रांसप्लांट कर दिया।
आगे जाके वो ये देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन जो है वो डॉर्सल से भी स्टार्ट हो रहा है, वेंट्रल से भी स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली डॉर्सल साइड से होता है क्योंकि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन डॉर्सल साइड पे होता है और वहीं से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब इन्होंने ट्रांसप्लांट किया तो ये देखते हैं कि वेंट्रल साइड से भी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 2 एम्ब्रियो बनते हैं लेकिन वो बीच में आपस में जुड़े रहते हैं, वेंट्रल साइड से वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में स्पेमैन और मैनगोल्ड ने ये चीज़ बताया कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए पर्याप्त है। तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।